हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। मैं हूँ जितेंद्र। और देखिए, आपको पता होगा कि भारत 2023 में G20 की मेंबरशिप होने के नाते समिट को होस्ट करने वाला है। और भारत की जो ये G20 है, पहली बार भारत में होस्ट हो रहा है। और इससे इम्पोर्टेंस एज ए इंडियन और साथ साथ हम लोग को पता होनी चाहिए कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर में भारत किस तरीके से अभी सुपर पावर बन करके उभर रहा है। तो इस कारण से ज़रूरी हो जाता है जानना कि ये जो G20 ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है और इसका आज के करंट टाइम में क्या नीड है और इंडिया किस तरीके से यहाँ पे स्टांस लेने वाली है। तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी और शायद ये एक ऐसा इंक्लूसिव फोरम है, एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आज के दिनों में जो है ना एजेंडा सेट किया जाता है ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी के लिए। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, इस ग्रुप में ब्रिक्स के आपको नेशंस मिलेंगे, इस ग्रुप में गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल्स के नेशन मिलेंगे, इस ग्रुप में मुस्लिम लीग के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से मिलेंगे। इस ग्रुप में आपको G7 से मिलेंगे, वर्ल्ड की 7 टॉप की डेवलप्ड इकोनॉमीज उसकी मेंबर। और इस कारण से मैं आपको बताता हूँ कि ये एक न एक दिन अल्टरनेटिव टू UN बन के रहेगा। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा भारत के मिनिस्टर जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है S जयशंकर जी, जो करंट में द ज्वेल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया और पूरी दुनिया को अपने तर्क के साथ जो है ना यहाँ पे फाइट दे रही है। तो जानना इसीलिए ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये जो इंडिया 18th G20 ग्रुप को होस्ट करने वाली है, ये एक नए दौर को शुरुआत करेगा। और ये फर्स्ट टाइम जो है ना ट्रोइका बनने वाली है वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमी। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ ये अनाउंस किया है। तो इसमें जो ग्लोबल साउथ है ना, उस ग्लोबल साउथ को कभी कभी वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज भी बोलते हैं और ग्लोबल नॉर्थ ये डेवलप्ड इकोनॉमीज है। तो पहली बार एक ट्रोइका बनने वाली है। और आपको पता होगा जो बाली डिक्लेरेशन अभी साइन हुआ है 2022 की, ये ऑलरेडी पहले इंडिया में होने वाली थी, लेकिन कुछ कारण से यहाँ पे जो है ना इंडोनेशिया में इसको शिफ्ट कर दिया गया और इसीलिए इस ट्रोइका का पार्ट इंडोनेशिया है। सो एक्चुअली में अगर आप ट्रोइका का मतलब देखिएगा तो ट्रोइका का मतलब होता है कि एक तो जो होस्ट कर रहा है वो, और फिर फ्यूचर, और उससे पहले वाला। तो इंडोनेशिया में हो गया, इंडिया अब होस्ट करेगा 2023 का, और ब्राज़ील जो अगले बार आपको होस्ट करने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो G20 का कोई मेंबर नहीं होता है। और ये जो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि रोटेशनल बेसिस पे कंसेंसस के आधार पे होता है, इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं होता है। और ये रोटेशनल बेसिस पे, और मैं आपको बता दूं कि जब 2025 में साउथ अफ्रीका होस्ट कर, याद रखिएगा 2024 में ब्राज़ील होस्ट करेगी। हालांकि कुछ कंसर्न्स है जिसे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिस्कशन करने वाले हैं, वो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, जहाँ पे इंडिया ने कोशिश किया था बाली में, जैसे कि वहाँ पे मैनग्रोव अलायंस शुरू हुआ था अर्जेंटीना के कोशिश पे। फिर भारत जो है वो हमेशा से एक तरीके से कह सकते हो कि जो क्लाइमेट फंडिंग की बात डेवलप्ड नेशन की थी, उस फंडिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी बात करेंगे। ये कंसर्न्स बनी हुई है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि ब्राज़ील में जिस तरीके से पावर ट्रांसमिशन में दिक्कत हुआ था, इवन USA जैसे जब बिडेन की जीत हुई थी तो उस टाइम पे भी ट्रंप ने मना कर दिया था। तो ये सारी कंसर्न अपने आप बनी हुई है, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव है। रीजन क्या है कि यहाँ पे लोगों को सुना जाता है। आपने देखा कि मोदी जी ने बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्टली पुतिन साहब को बोला कि भाई देखो, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। पूरी दुनिया कहते कहते, और इसका इम्पैक्ट भारत ने नहीं, खुद USA के जो सबसे टॉप
इंटेलिजेंस एजेंसी है आपको, उसके चीफ, उन्होंने इस बातों को स्वीकार किया, CIA के बातों को। तो इन सब चीज़ों को जब आप ओवरऑल जोड़ के देखोगे तो G20 की इम्पोर्टेंस है। और जैसे इंडिया इस बार की चेयर को होल्ड कर रहा है तो हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि क्या इंडिया का इम्पोर्टेंस है। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि साउथ अफ्रीका जब G20 की प्रेसिडेंसी को 2025 में एक तरीके से होस्ट करेगी तो ये पहली बार होगा आपको कि पूरी G20 के जितने भी मेंबर है 20, वो अपनी फुल सर्किल को जो है ना रोटेशनल प्रेसिडेंसी के आधार पे कंप्लीट करेगी। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि G20 इवॉल्व क्यों होता है। देखिए, आसियान फाइनेंशियल क्राइसिस ये पूरी एशिया को हिला करके रख दी। और आप याद रखिएगा, एशिया इज़ द फाउंडेशन ऑफ 21st सेंचुरी। दो बड़े बड़े राइवल इकोनॉमीज जो फ्यूचर में बहुत सारे यूरोपियन कंट्री को पछाड़ने वाले, इवन इंडिया ने 5वीं सबसे बड़ी आपको इकोनॉमी बनने का दर्जा हासिल कर लिया। जो हम पे राज किया 200 सालों तक, हमने उसे पीछे छोड़ा। और चाइना और इंडिया जो आपस में अभी एक दूसरे के चैलेंजेस बन के उभर रहे हैं, इन दोनों का समूह और जो एशिया की जो ये एक तरीके से डिकेड है, उन सबको अगर आप मिला करके देखो तो G20 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और इसीलिए बाली डिक्लेरेशन में क्लाइमेट के साथ साथ यहाँ पे जो कोविड के कारण से क्राइसिस जनरेट हुआ आपको, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे मार्केट का डाउन होना, चाहे सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है ना आपने देखा कि कोशिश किया था। और इवन जब कोविड इंटर किया था तो कभी कभी एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो G20 है ना, ये क्विक एक्शन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज़ें कोविड के टाइम पे झलका। आपने देखा कि जैसे ही कोविड आया तो जितने भी G20 मेंबर हैं उन्होंने वर्चुअली आकर के कोविड रिस्पांस के लिए एक फंड बनाया। और उन्होंने बोला कि G20 की जो लगभग 7% ओवरऑल GDP होती है, उसकी जो 7% होगी, हम कोविड के कारण से जितने भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे वो बोल सकिए कि लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करना, चाहे गरीबों के खाते में बैंक में आप बोल सकते हो सीधे अकाउंट देना, अकाउंट में पैसे देना, इन सब चीज़ों को मिला करके उन्होंने टोटल 7% ऑफ G20 इकोनॉमी। और ये रीजन इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, G20 अपने आप में 90% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज को हैंडल करता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री आपको एशिया पैसिफिक, जो आपको इंडो पैसिफिक के आसपास मिलेंगे। और इस कारण से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो अपनी इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप USA को ले लीजिए, चाहे आप चाइना को ले लीजिए, चाहे आप रसिया को ले लीजिए, एक एनर्जी पावर है तो दूसरा आर्म पावर है, तीसरा मैन पावर है। तो इन तरह की जब एक बोल सकते हैं इंक्लूसिव ग्रुप बनती है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस होती है। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में फिर से आई, USA में फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो उस टाइम पे G20 नेशंस ने अग्रीड किया कि भाई हम जो है ना टोटल $4 ट्रिलियन रिवाइव करेंगे इकोनॉमीज़ को। और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे दुनिया ने भूल गया, ये जो मेंबर्स है भूल गए कि ट्रेड बैरियर लगाना, आपस में सब लोगों ने मिल करके इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हुआ। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज अपनाया गया, किस तरीके से हायर ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंसर्न क्या होता है कि हम लोग अभी तक जो है ना, देखिए पीस की मामला आती है तो फिर वहाँ पे हम लोग जो है ना टेररिज्म, रिलीजियस माइनॉरिटी पे किस तरीके से अत्याचार होना, ह्यूमन राइट, इन सब की बातें करते हैं। बट ये चीज़ें कभी ना कभी जो है ना यहाँ पे कंसेंसस में फेल हो जाती है G20 के मामला में। क्योंकि अभी देखो कि जब अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो रही थी तो पूरी दुनिया किस तरीके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो पाकिस्तान को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इंडिया में आकर के बॉम्ब ब्लास्ट करता है। म्यांमार में तख्ता पलट, हालांकि वहाँ पे इंडिया की भी थोड़ी आप बोल सकते हो पॉलिसी बैकअप है, हमारी जो अपनी नॉर्थ ईस्ट की समस्या बनी हुई इस कारण से। बट हम लोग डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ हिपोक्रेटिक कंट्री है लाइक चाइना, USA, ये क्या करता है आपको अपने अपने तरीके से यहाँ पे जो ग्लोबल टेररिज्म है उसको डिफाइन करने की कोशिश करती है। हालांकि इंडिया की भरजोर एकदम बिल्कुल जोर शोर से एकदम एक्शंस लगी हुई है।
सिंस हम लोग 2 साल तक मेंबर भी थे, 2028-29 में फिर से मेंबर बनेंगे एज अ, आप बोल सकते हो, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म पे एक जो है ना ग्लोबल यहाँ पे एजेंडा बने। तो इन सब को मिलाकर के अगर आप देखिएगा तो जब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008-9 में, तो उस टाइम पे जो पहले बैंकिंग और इकोनॉमिक रिस्पांस पे केवल G20 बना हुआ था, उसको बढ़ा करके हम इसको हेड ऑफ स्टेट तक कर दिया गया। और आज G20 हर साल रोटेशन बेसिस पे आयोजित होता है और इस बार भारत में होने वाला है। और जहाँ पे ग्लोबल लीडर मिलते हैं और उसी साइडलाइंस पे यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स भी होती है। और इस बार की जो डिजिटल हेल्थ केयर है, जो एक तरीके से कोविड के कारण से सारी माहौल बदल गई है, तो हमारे प्रेसिडेंसी में, हमारे भारत के प्रेसिडेंसी में, द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंसी में इस बार इंडिया फोकस करने वाला है डिजिटल हेल्थ पे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपने कोविड के बाद से जो रिस्पॉन्स इंडिया का आया था वो चीज़ें देख लिया था। और इस चीज़ को IMF के जो ऑफिशियल्स है जोको विदोदो, उन लोगों ने भी बोला कि G20 जो है ना वो की प्ले रोल होगा डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि जब बात आती है आपको इमिजन प्लेज की, जब बात आती है इन्वायरमेंटल कंसर्न की, हालांकि इस बार की जो बाली डिक्लेरेशन है वहाँ पे बिल्कुल, और इंडिया जो अपनी नेशनल डिटरमाइंड जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, उसमें बार बार चेंजेस ला रहा है और कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, हालांकि हमारी जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, जो हमारी एनर्जी की डिमांड है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न भी पैदा करती है, लेकिन फिर भी हम लोग क्लाइमेट से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करोगे तो G20 में कहीं ना कहीं एक दरार सी दिखती है, जहाँ पे आपको जो 14 ट्रिलियन इकोनॉमिक स्टिमुलस की बात की गई थी अमेजन प्लीज में, वो अभी तक पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। चाहे वो आप बिल्ड बैक बेटर कहिए एनवायरनमेंट को या अमेजन कट्स कहिए, ये सारा चीज़ें एक कंसेंसस के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ें जो है ना, जो मैंने आपको बताया कि ये एक ऑल्टरनेटिव भी बनेगा, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बार बार इन चीज़ों को बोलते हैं। और ये बाली अकॉर्ड में जो है ना ये चीज़ें साबित भी हो गई, जब CIA ने खुद बोला कि जो मोदी की कंसर्न थी वो पुतिन साहब को समझ में आया। और साथ साथ इस बार की जो बाली डिक्लेरेशन है वो खुद व्हाइट हाउस ने कंसिडर किया कि ये जो कलेक्टिव एक्शन और एनर्जी ट्रांजिशन है, यहाँ पे इंडिया जो है ना इस पार्टिकुलर बाली डिक्लेरेशन को तैयार करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट निभाया था। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो है ना यहाँ पे एक छाप छुड़ा। और ये चीज़ें कभी कभी मीडिया में आपको कुछ इस तरह की आर्टिकल्स नजर आए कि मोदी वे मेकिंग इंडिया आया लीडिंग ग्लोबल पावर। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको चेन के फॉर्म में समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।